हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अपनों ने चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा यूनिवर्सल सर्विस कंडीशन एंड ग्रांट ऑफ फीस एंड ऑनोरेरियम एंड रिवार्ड्स के बारे में अपनों ने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक जो बातें थी वो बताई थी कि फ़ीस क्या होती है दोस्तों, ऑनोरेरियम क्या होता है। फ़ीस दोस्तों वो पेमेंट है रिकरिंग और दोस्तों नॉन रिकरिंग नेचर की, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये तो हो गई मेरी फ़ीस। और दोस्तों ऑनोरेरियम के अंदर क्या बताया था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग टाइप की पेमेंट है जो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को करी जाती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। ठीक है, वो कौन सा हो गया, वो ऑनोरेरियम हो गया, राइट। इसके बाद दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 नियम है, 270, 271 और दोस्तों 272। 270 के अंदर दोस्तों क्या था, द होल टाइम ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट। कि हमारी दोस्तों क्या है, जो भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो पूरी तरह स्टेट को डिवोटेड है, पूरी तरह दोस्तों सरकार को डिवोटेड है। अगर कोई दोस्तों गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा काम करवाना चाहे तो उसके लिए वो पैसों की डिमांड भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इससे फ़ीस और ऑनोरेरियम से कुछ रूल्स अपने पढ़े जो इसको रेगुलेट करते हैं, राइट। इसके अंदर दोस्तों देखा था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन से आप क्या है दोस्तों काम कर सकते हो, राइट। और दोस्तों उससे क्या है, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी वगैरह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अपने 2 नोट पढ़े थे। ठीक है, तो दोस्तों दोनों नोट कौन से थे, ये वाले, कि इसके अंदर बताया लिटरेरी कल्चरल दोस्तों कोई आर्टिस्टिक एफर्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है, कोई नॉलेज इनका गेन करता हूँ, राइट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, राइट, मेरी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आने के बाद, राइट। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर परमिशन चाहिएगी। ठीक है, और दोस्तों उससे जो भी इनकम मैं डिराइव करता हूँ वो क्या कहलाएगी, मेरी फ़ीस कहलाएगी, राइट। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, कोई भी म्यूज़िक मान लो मैंने सीख लिया, ठीक है, मैं कॉन्सर्ट करने लग गया, तो जो मुझे पैसा आएगा वो मेरी क्या है, फ़ीस है, वो दोस्तों ऑनरेरियम नहीं है। नोट नंबर 2 के अंदर दोस्तों बताया मैंने, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कोई काम लेता है किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट के ऊपर, और दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो सारा काम क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट से करवाएगा। तो दोस्तों वो जो पेमेंट, तो फिर इस गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है दोस्तों पेमेंट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने काम करवाया है उसके पैसे से। ठीक है, तो जो पैसा गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा वो फ़ीस ना कहला के क्या कराएगा, ऑनोरेरियम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने देख लिया था। अब चलते हैं दोस्तों इससे आगे बी नंबर पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बी नंबर पे क्या है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग ऑल सिविलियंस पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। सारे दोस्तों सरकारी कर्मचारी और सारे दोस्तों सिविलियन जिनको डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से क्या है पैसा मिलता है, मे बी ग्रांटेड एन ऑनोरेरियम, उनको क्या है दोस्तों ऑनोरेरियम ग्रांट करा जा सकता है। किससे, फ्रॉम जनरल रेवेन्यूज़, जो सरकार का रेवेन्यू है उससे, एज रिम्यूनरेशन, एक मेहनताना के रूप में, एक पारिश्रमिक के रूप में। किस काम के लिए देंगे दोस्तों, फॉर वर्क परफॉर्म्ड विच इज़ ओकेजनल इन करेक्टर, उस काम के लिए देंगे दोस्तों जो फॉर वर्क परफॉर्म्ड विच इज़ ओकेजनल इन करेक्टर, उस काम के लिए देंगे दोस्तों जो एक ओकेजनल है करेक्टर के अंदर। ठीक है, ईदर सो लेबोरियस और ऑफ सच स्पेशल मेरिट एज टू जस्टिफाई ए स्पेशली पार्ट। ठीक है, या तो दोस्तों वो बहुत मेहनत वाला काम होगा, और ऑफ सच स्पेशल मेरिट एज टू जस्टिफाई ए स्पेशली पार्ट, या दोस्तों कोई ऐसा काम होगा जिसमें उनको रिवार्ड देना बनता है। ठीक है दोस्तों, वर्क परफॉर्म भी चीज़ ओकेजनल इन कैरेक्टर कौन सा हो सकता है, जो मैंने 7th CPC का एग्जांपल लिया था, 6 CPC से दोस्तों जब 7th CPC के अंदर सारे लोग गए, ठीक है, 300-400 सर्विस बुक्स हैं दोस्तों, उनका पे फिक्सेशन करना है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, राइट। तो उस काम के अंदर क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा जो काम करते हैं गवर्नमेंट टाइम के अलावा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लेबोरियस मेहनत करते हैं, स्पेशल मेरिट करते हैं, राइट, स्पेशल लेबोरियस का काम होता है, तो उसके लिए क्या है दोस्तों रिवार्ड ग्रांट करा जा सकता है। ठीक है, दिस टेस्ट ऑफ एक्सेप्शनल मेरिट शेल ऑलवेज स्ट्रिक्टली बी अप्लाइड। तो दोस्तों जो एक्सेप्शनल मेरिट वाला केस है कि हाँ ये बहुत अच्छा काम था, वो हमेशा अप्लाई होना चाहिए जब भी आप ऑनोरेरियम पे कर रहे हो। ठीक है, एन ऑनोरेरियम शेल नॉट बी ग्रांटेड अनलेस वर्क हैज़ बीन अंडरटेकन विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एंड इट्स अमाउंट हैज़ बीन सेटल्ड इन एडवांस। कोई भी दोस्तों ऑनोरेरियम जो क्या है ग्रांट नहीं करा जाएगा, कब तक नहीं करा जाएगा दोस्तों,
अगर उसकी सैंक्शन जो क्या है प्रीवियस कंसेंट सैंक्शन अथॉरिटी ने नहीं दी है तो उस केस के अंदर क्या है दोस्तों ऑनोरेरियम ग्रांट नहीं करा जाएगा, और उसकी अमाउंट भी क्या है दोस्तों एडवांस के अंदर अगर सेटलमेंट नहीं हुई है तो भी ऑनोरेरियम ग्रांट नहीं करा जाएगा। अगर दोस्तों ऑनोरेरियम ग्रांट करना है तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी की प्रीवियस कंसेंट चाहिए, और दोस्तों उसकी अमाउंट जो क्या है प्रीवियसली सेटल्ड भी होनी चाहिए एडवांस के अंदर, ठीक है, तभी ऑनोरेरियम हम पे कर सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, टेम्परेरी इंक्रीज, सी नंबर आ गया दोस्तों। टेम्परेरी इंक्रीजेज इन वर्क ड्यू टू होल्डिंग ऑफ स्पेशल कॉन्फ्रेंसेज आर नॉर्मल इंसिडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। दोस्तों टेम्परेरी इंक्रीज़ हो जाना वर्क के अंदर, ठीक है, कोई भी काम है मेरा, मान लो 5 बजे तक मेरा ऑफिस है, ठीक है, और मुझे 6-7 बजे तक बैठना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा मेरा काम ऑफिस के अंदर बढ़ गया, किस वजह से बढ़ा है, होल्डिंग ऑफ स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस, कि हाँ स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस हो रही है इस वजह से, राइट। तो वो दोस्तों क्या नॉर्मल इंसिडेंट है गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, ठीक है, और क्या है एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द लेजिटिमेट ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। और दोस्तों क्या है ये कि वैध ड्यूटी है गवर्नमेंट सर्वेंट की, ना कि गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा काम करवा रही है। एक्स्ट्रा कोई कॉन्फ्रेंसेस है, कोई मान लो दोस्तों सॉफ्टवेयर लागू करवाना है, ठीक है, जैसे पेंशन का सॉफ्टवेयर लागू करवाना था अभी, राइट, या दोस्तों ऐसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो कि जिस ऑफिस के अंदर ये हो रहा होगा वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करके काम कर रहे होंगे, राइट, तो उस केस के अंदर क्या है वो लेजिटिमेट ड्यूटी है, इसके लिए वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें ऑनर दो, हमें ऑनोरेरियम दो, राइट। दोज सो एम्प्लॉयड हैव देयर फॉर नो क्लेम टू एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन। तो उस केस के अंदर क्या है वो एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड वो नहीं कर सकते, जो भी बंदा है वो काम कर रहा है कॉन्फ्रेंसेस के केस में या कोई भी और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, राइट। अब दोस्तों इसी पैरा के अंदर क्या है सी नंबर के अंदर एक टेबल दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों क्या है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में अगर कोई गवर्नमेंट की दोस्तों कोई भी पब्लिकेशंस है उसके अंदर कोई भी आप आर्टिकल दे रहे हो, ठीक है, खुद का दोस्तों को लिखा हुआ कोई आर्टिकल आप दे रहे हो तो उसके अंदर दोस्तों ऑनोरेरियम के प्रावधान हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तो मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आप दोस्तों कोई भी आर्टिकल देते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, आपकी दोस्तों जो भी पोस्ट है, ठीक है, वो उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है दोस्तों आपको कोई भी ऑनोरेरियम नहीं मिलेगा, राइट। और दोस्तों आपका डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड कोई भी मान लो आर्टिकल है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी आपको कोई भी ऑनोरेरियम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप जिसमें काम कर रहे हो उसके अलावा कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों कोई भी आप आर्टिकल अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या है आपको 10 रुपया प्रति आर्टिकल और दोस्तों 25 रुपया प्रति आर्टिकल के हिसाब से क्या है आपको ऑनोरेरियम दिया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में एक बात और बोली गई है कि अगर दोस्तों क्या है नॉन ऑफिशियल कोई कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो क्या है ऑफिशियली कंसर्न नहीं है किसी डिपार्टमेंट से, किसी भी विभाग से, ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों ऑफिशियली कंसर्न नहीं है तो फिर जो नॉन ऑफिशियल वाले जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जितना उनको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उतना क्या है ऑनोरेरियम गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो दोस्तों ये दो डेटा आप याद रख सकते हो, 10 रुपया और 25 रुपया, ठीक है। बाकी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कोई ऑनोरेरियम नहीं मिलेगा, कोई अपने डिपार्टमेंट से अलग कोई वो अगर कर रहा है तो 10 रुपया 25 रुपया, ठीक है। नॉन ऑफिशियल दोस्तों कोई नॉन ऑफिशियली कंसर्न के लिए कोई भी आर्टिकल अपने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जितना दोस्तों नॉन ऑफिशियल पर्सन्स को मिलेगा उतना ही गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों डी नंबर है एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ एलिजिबल टू रिसीव विदाउट स्पेशल परमिशन। अब दोस्तों पहले तक क्या बोला था कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी ऑनोरेरियम वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ जब मिलेगी, राइट। अब वो दोस्तों बोला गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है विदाउट स्पेशल परमिशन, कोई भी आपको ज़्यादा स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से काम है दोस्तों, द प्रीमियम और प्राइस अवार्डेड फॉर एन ऐसे लिटरेरी पीस और एन प्लान इन पब्लिक कंपटीशन, ठीक है दोस्तों, कोई भी पब्लिक कंपटीशन है उसके अंदर आपको कोई प्राइज़ वगैरह मिलता है ऐसे लिटरेरी, ठीक है, इस टाइप के दोस्तों काम के लिए, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एनी रिवार्ड ऑफर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल और ए डिजर्टर, ठीक है, कोई भी दोस्तों आपने सूचना दे दी क्रिमिनल के बारे में, ठीक है दोस्तों, डाकू मंगल सिंह था, उसके सर पे इनाम था, राइट, आपने दोस्तों क्या है गवर्नमेंट की हेल्प कर दी, ठीक है, आपने बता दिया दोस्तों डाकू मंगल सिंह जो क्या है यहाँ छुपा हुआ है, राइट, या कोई दोस्तों भगौड़ा था डिजर्टर के बारे में आपने चीज़ें बता दी जो गवर्नमेंट का पैसा लेके गया था, ठीक है, तो उसके इसके अंदर क्या होगा आपको जो भी अवार्ड मिलेगा दोस्तों वो विदाउट स्पेशल परमिशन के मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों ई नंबर है, ई नंबर पे क्या है व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अपॉइंटेड टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर इन ए
डिस्प्यूट। कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट जो क्या है वो अपॉइंट करा जाता है मध्यस्थता करने के लिए। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है दोस्तों, मध्यस्थता करने के लिए, मामले को सुलझाने के लिए इन ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के अंदर बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ही इज़ वर्किंग। तो दोस्तों जिस डिपार्टमेंट में वो वर्किंग कर रहा है और एक दोस्तों कोई भी प्राइवेट पार्टी है, तो ही वुड नॉट बी ग्रांटेड एनी ऑनोरेरियम। दोस्तों जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी तो लाइबिलिटी है ही सारी उस डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, राइट। दोस्तों कोई भी प्राइवेट पार्टी से अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, उसके लिए उसको आर्बिट्रेटर अगर बनाया जाता है तो उस किसी प्रकार का ऑनोरेरियम नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ हाउ एवर ही इज़ अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर इन ए डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टी एंड ए डिपार्टमेंट अदर देन द वन ही इज़ वर्किंग, ठीक है। अगर दोस्तों उसको अपॉइंट करा जाता है मध्यस्थता करने के लिए आर्बिट्रेटर के रूप में, किन के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, किसके बीच में, प्राइवेट पार्टी और दोस्तों डिपार्टमेंट अदर देन द वन इन विच ही इज़ वर्किंग। प्राइवेट पार्टी दोस्तों और दोस्तों जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट के बीच में, और वहाँ पे उसको अपॉइंट कर दिया। ही में अंडरटेक सच वर्क एंड रिसीव ऑनोरेरियम ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो दोस्तों उसको क्या है, वो वर्क वो ले सकता है, ठीक है, कि हाँ वो मान लो मध्यस्थता करने के लिए वर्क ले सकता है, और क्या है दोस्तों, रिसीव ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम रिसीव करेगा कौन कौन सी कंडीशन पे, फॉलोइंग कंडीशन दोस्तों नीचे दी गई है। अब दोस्तों कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है। कोई दोस्तों एक्स बंदा जो है वो ए डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। अब दोस्तों डिस्प्यूट हुआ है बी डिपार्टमेंट और कोई भी सी जो प्राइवेट पार्टी है, ठीक है। तो अब दोस्तों इनके बीच का मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या है, इस एक्स नाम के बंदे को जो ए डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है इसमें मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया है, आर्बिट्रेशन करने के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो कितना पैसा इसको मिलेगा दोस्तों, और क्या क्या कंडीशन पे मिलेगा, वो सारी इसके अंदर दी गई है, राइट। तो ए नंबर देखिए दोस्तों, बिफोर अंडरटेकिंग द वर्क, कोई भी दोस्तों वर्क लेने से पहले, कोई भी ऑफिसर जो है उसको आर्बिट्रेशन करने से पहले, द ऑफिसर शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेगा। हु शैल डिसाइड वेदर कंसिस्टेंटली विद हिज ऑफिशियल ड्यूटीज ही मे बी अलाउड टू अंडरटेक द वर्क एंड रिसीव ऑनोरेरियम फॉर इट। और दोस्तों क्या है, वो डिसाइड करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी तो करेगा ही, इसके साथ साथ क्या है उसको अलाउ करेगी कि हाँ भैया तू ये वर्क भी कर ले, ठीक है। वर्क मतलब क्या है दोस्तों, ये मध्यस्थता कर ले और रिसीव ऑनोरेरियम फॉर इट, और कुछ पैसा तेरे को मिलता है ऑनर के रूप में, तो वो भी तू प्राप्त कर ले, ठीक है। बी है द ऑनोरेरियम में बी पेड टू हिम एट द रेट ऑफ ₹30 पर डे और ₹15 पर डे पर हाफ डे, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹500 पर केस, ठीक है। तो उसको दोस्तों कितना ऑनोरेरियम मिलेगा, ₹30 प्रतिदिन या दोस्तों ₹15 हाफ डे के लिए, ठीक है। और दोस्तों मैक्सिमम कितना जा सकता है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹500 पर केस। एक केस में दोस्तों क्या है ₹500 मैक्सिमम तक, ठीक है। ₹30 पूरा दिन, ₹15 हाफ दिन और मैक्सिमम 500। डे मीन्स मोर देन 2 आवर्स कंटिन्यूस वर्क ऑन एनी डे एंड हाफ डे मीन्स वर्क फॉर 2 आवर्स और लेस, ठीक है। पूरे दिन का मतलब क्या है दोस्तों, पूरे दिन का मतलब क्या है दोस्तों, 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी अगर काम उसने कर लिया एक्स बंदे ने यहाँ पे जाके, ठीक है, इनके मध्यस्थता में उनकी सुनवाई थी या जो भी था, ठीक है। और दोस्तों हाफ डे का मतलब क्या है, 2 घंटे से कम, वर्क फॉर 2 आवर्स और लेस, राइट। 2 घंटे से कम हाफ डे पूरा, 2 घंटे से ज़्यादा पूरा दिन, ठीक है। ₹30 पूरे दिन के लिए, ₹15 हाफ के लिए और ₹500 मैक्सिमम पूरा केस के लिए, ठीक है। नोट दिया गया है दोस्तों, द टर्म वर्क अबव मीन्स ओनली द टाइम स्पेंट ऑन द हियरिंग ऑफ द केस। दोस्तों वर्क का मतलब क्या है, अब जो भी वर्क इसको अलॉट हुआ है, और वर्क मतलब क्या है, जो यहाँ पे ये गया है मध्यस्थता करने के लिए, ठीक है, आर्बिट्रेशन करने के लिए। द टर्म वर्क अब मीन्स ओनली द टाइम स्पेंट ऑन द हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है दोस्तों, जो टाइम आपने स्पेंड किया है हियरिंग को केस करने के लिए वही काउंट होगा। डज नॉट इंक्लूड दैट स्पेंट ऑन रीडिंग ऑफ द केस पेपर्स और स्टडिंग द केस, ठीक है। वो टाइम इंक्लूड नहीं होगा दोस्तों जो आपने पेपर्स को रीड करने में, स्टडी करने के लिए, केस के लिए जो आपने टाइम लिया है, राइट। समझ में दोस्तों बातें, आगे चलिए। अब दोस्तों आगे है F नंबर पे, फीस के बारे में कुछ दोस्तों बताया गया है, ठीक है दोस्तों। ऑनोरेरियम तो क्या है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से जाता है, ठीक है। तो वो दोस्तों प्री डिसाइडेड सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। फ़ीस तो क्या है दोस्तों, फ़ीस तो आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है, किसी प्राइवेट पब्लिक बॉडी से भी ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उस फीस के लिए क्या प्रावधान है, उसका कुछ हिस्सा जो क्या है आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या बातें हैं, अनलेस द गवर्नमेंट बाय स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट्स, ठीक है। या तो दोस्तों गवर्नमेंट को स्पेशल ऑर्डर निकाल दे या कोई डायरेक्ट कर दे अलग से, राइट। जनरली दोस्तों क्या होगा,
1/3 ऑफ एनी फ़ी इंक्लूडिंग ए फ़ी रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों जो भी फीस कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव करता है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ एनी फ़ी, 1/3 ऑफ एनी फ़ी इंक्लूडिंग ए फ़ी रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर गिविंग एक्सपर्ट एविडेंस बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, कोई भी दोस्तों कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपने कोई भी एविडेंस दे दिया, एक्सपर्ट एविडेंस दे दिया, ठीक है, तो उसके लिए कोई जो भी आपको फ़ीस मिली है, ठीक है, तो उसका 1/3 क्या है दोस्तों, 1/3 ऑफ एनी फ़ी इंक्लूडिंग ए फ़ी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर गिविंग एक्सपर्ट एविडेंस बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ पेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर वर्क अंडरटेकन बाय हिम फॉर ए प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और फॉर ए प्राइवेट पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू द जनरल रेवेन्यू। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर बता दिया कि 1/3 ऑफ एनी फ़ी, कोई भी दोस्तों फीस जो गवर्नमेंट सर्वेंट लेता है, ठीक है, एक्सपर्ट एविडेंस दे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, या दोस्तों कोई भी और पैसा मिला है गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसने क्या किया, वर्क अंडरटेकन किया है प्राइवेट या पब्लिक बॉडी का, या दोस्तों कोई प्राइवेट पर्सन के लिए काम किया है, ठीक है, तो उसका 1/3 जो क्या है वो जनरल रेवेन्यू के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इसको क्या है दोस्तों 1/3 हिस्सा ले लेगी। ठीक है, 1/3 दोस्तों गवर्नमेंट ले लेगी, 2/3 क्या है उस बंदे के पास रह जाएगा। ठीक है, मान लो दोस्तों 300 रुपया था, ठीक है, 300 रुपये उसको फ़ीस मिली, तो 1/3 यानी 100 रुपया तो गवर्नमेंट ले जाएगी, दोस्तों 2/3 यानी 200 रुपया क्या है वो इंडिविजुअल के पास रह जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर भी एक कंडीशन है कि ये पैसा 1/3 2/3 कब जाएगा, इन एक्सेस ऑफ द 400 और इफ़ ए रिकरिंग फ़ी ऑफ 250 इन ए 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, नॉन रिकरिंग के केस में कह रहा है ये 400 रुपया से ज़्यादा अगर पेमेंट होगी फ़ीस की, 400 रुपये से कम ले रहे हो तो कोई आपको कुछ नहीं करना। और दोस्तों रिकरिंग फीस के अंदर, नॉन रिकरिंग के अंदर 400 लिमिट है, और दोस्तों रिकरिंग के अंदर 250 रुपया लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या है 250 रुपया आपको मिल रहा था रिकरिंग टाइप से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा ये। देखिए, इन अदर वर्ड्स इफ़ एनी फ़ी एक्सीड्स ₹400, अगर कोई भी दोस्तों फ़ीस 400 से एक्सीड करती है नॉन रिकरिंग के अंदर, और दोस्तों 250 रुपये इन ए फाइनेंशियल ईयर रिकरिंग। ठीक है, और या दोस्तों फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल के अंदर 250 रुपया जो है रिकरिंग हो रहा है, बार बार पेमेंट आ रही है, 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल विल बी क्रेडिट टू द जनरल रेवेन्यू। तो दोस्तों जितना आपको मिलेगा पैसा उसका 1/3 जो क्या है जनरल रेवेन्यूज़ के अंदर जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी दोस्तों एक शर्त है कि कम से कम 400 तथा 250 तो देना ही है। अब दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि नॉन रिकरिंग है, अगर आपने 400 ही फीस लेनी है तो कोई गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना, 250 ली है तो कोई भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना। ठीक है, अगर रिकरिंग के अंदर मान लो 250 ही ली है, आपको बाद में पेमेंट आई ही नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों आपने मान लो 1200 रुपया फ़ीस ले ली, ठीक है, तो इसका क्या है दोस्तों 400 से ज़्यादा है, ये नॉन रिकरिंग है, तो इसका 1/3 क्या है, इसका 1/3 निकाल लो, यानी 400 रुपया गवर्नमेंट को दे दो, 800 रुपया आप रख लो। अब दोस्तों 250 रुपया है, ठीक है, अब 250 रुपया दोस्तों मान लो 250 2 महीने ले लिया आपने, ठीक है, तो कितने हुए 500 का दोस्तों 1/3 निकाल लो, राइट। अब दोस्तों 500 का जो 1/3 है वो निकाल लो तो गवर्नमेंट को जाएगा। अगर 1/3 निकाल लोगे, 1/3 दोस्तों इसके अंदर निकाल लोगे तो 250 तो इंडिविजुअल को देना ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा जो आएगा वो क्या है गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, इसको दोस्तों इसको 750 से समझ लो। ठीक है, 750 है, इसका 1/3 कितना हो गया 250 रुपया, तो 250 रुपया क्या है दोस्तों गवर्नमेंट को चला जाएगा, 500 रुपया क्या है दोस्तों इंडिविजुअल को चला जाएगा। 500 का दोस्तों 1/3 निकालोगे तो 510 मान लो इसको। ठीक है, तो 170 रुपया हो गया दोस्तों 1/3, 170 रुपया किसको जाएगा गवर्नमेंट को जाएगा, और दोस्तों 340 क्या होगा वो इंडिविजुअल रख लेगा, राइट। अगर दोस्तों 300 रुपया है, ठीक है, 300 रुपया क्या है रिकरिंग पेमेंट है, राइट, तो मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसका 1/3 कितना होगा 100 रुपया दोस्तों गवर्नमेंट को जाएगा, और 200 रुपया क्या है दोस्तों इंडिविजुअल को जाएगा। बट ये तो गलत हो जाएगा, कम से कम 250 तो आपको देना ही है। ठीक है, रिकरिंग पेमेंट के केस के अंदर क्या है दोस्तों 250 देना है, नॉन रिकरिंग के अंदर कम से कम 400 आपको देना है, राइट। नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग फीस शैल बी डेल्ट विद सेपरेटली एंड शैल नॉट बी एडेड फॉर द पर्पज़ ऑफ क्रेडिटिंग 1/3 टू जनरल रेवेन्यूज़ अंडर दिस रूल। ठीक है दोस्तों, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों टाइप की जो पेमेंट है उनको सेपरेटली आपको डील करना है, दोनों को ऐड आपको नहीं करना है। ठीक है, फॉर क्रेडिटिंग 1/3 ऑफ द जनरल रेवेन्यू अंडर दिस रूल। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन दोस्तों क्या है अलग अलग करनी है 1/3 की, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। अब बोल दिया कि 1/3 2/3 का रेशियो रहेगा, 1/3 गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू में, और दोस्तों 2/3 इंडिविजुअल को। ठीक है, 400 रुपया नॉन रिकरिंग, 250 रुपया रिकरिंग, राइट। ये भी दोस्तों मिनिमम इतनी अमाउंट देनी है, इससे एक्सीड करता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो क्या है वो बढ़ी हुई अमाउंट क्या गवर्नमेंट के 1/3 जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर कुछ नियम दिए गए हैं कि 1/3 2/3 वाला केस कहाँ पे लागू नहीं होगा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फीस रिसीव्ड This rule does not apply to fees received by government servants from a regimental fund
और फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और अदर एग्जामिनिंग बॉडी इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज एज एग्जामिनर्स। दोस्तों रेजिमेंटल फंड से कोई भी पेमेंट होता है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को, या दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई अदर एग्जामिनिंग बॉडी है वो दोस्तों उनको फ़ीस दे रही है जब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज एग्जामिनर्स, राइट। या दोस्तों टू फीस ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड बाय मेडिकल एंड वेटनरी ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन डिफेंस सर्विसेज। कोई भी दोस्तों मेडिकल और वेटनरी ऑफिसर है जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर क्या है एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनको कोई भी फीस मिलती है। और टू पेमेंट्स फॉर सर्विसेज ऑफ ए सोशल नेचर रेंडर टू ए क्लब, ठीक है। या दोस्तों कोई भी क्लब को वो कोई भी क्लब है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे उनको रेंडर करते हैं सर्विसेज, राइट, उसमें उनको कोई पेमेंट मिलती है, राइट। तो उस केस के अंदर क्या है कोई भी फ़ीस क्या है उनको गवर्नमेंट को नहीं देनी है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों बोल दिया कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सी फीस भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, अगर कोई रेजिमेंटल फंड से या कोई यूनिवर्सिटी से मिलती है, कोई अदर एग्जामिनिंग बॉडी से मिलती है, ठीक है, जिस पे वो सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, एज एग्जामिनर्स दे रहे हैं। और दोस्तों जो मेडिकल और वेटनरी ऑफिसर है डिफेंस सर्विसेज के अंदर, ठीक है, उनको फीस मिलती है। या दोस्तों उनको कोई भी क्लब को कोई भी अगर सर्विस रेंडर कर रहे हैं ये वाले लोग, तो भी गवर्नमेंट को कोई भी फीस इनकी नहीं जाएगी। अगला है दोस्तों दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फीस रिसीव्ड बाय द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स और स्टडीज़ ऑन सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को एटसेट्रा एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मैगजीन्स, ठीक है। अब दोस्तों 1/3 अमाउंट किसको नहीं देनी अगर आप ऐसा काम करते हो। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फीस रिसीव्ड बाय द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, कोई भी दोस्तों रिपोर्ट राइट कर रहे हो, स्टडी ऑन सिलेक्टेड सब्जेक्ट फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी कर रहे हो दोस्तों कोई भी सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स पे यूएनओ के या यूनेस्को के, एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मैगजीन्स, कोई भी दोस्तों आपका साहित्य का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोई भी आर्टिकल आप दे रहे हो इंडियन फॉरेन मैगजीन्स में, तो भी आपको क्या पैसा नहीं देना है। अगला है दोस्तों दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द इनकम डिराइव्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द सेल और रॉयल्टीज ऑफ ए बुक रिटन बाय हिम विद द एड ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय हिम थ्रू हिज लिटरेरी कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एफर्ट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सर्विस, ठीक है। दोस्तों ये रूल कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, 1/3 आपको खाने नहीं देना है। आप इनकम दोस्तों डिराइव करता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किससे दोस्तों, सेल या रॉयल्टी ऑफ ए बुक रिटन बाय हिम, वो को दोस्तों किताब लिख ली उसकी सेल करता है, उसकी रॉयल्टी से दोस्तों क्या है उसको इनकम आएगी। और दोस्तों ये कब इसने नॉलेज ऐड किया है, विद द एड ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय हिम थ्रू हिज लिटरेरी कल्चर एंड आर्टिस्टिक्स एफर्ट, ठीक है। उसने दोस्तों ये सारा नॉलेज क्या है दोस्तों एक्वायर किया है लिटरेरी कल्चर आर्टिस्टिक एफर्ट लगा के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सर्विस में आने के बाद दोस्तों क्या है ये सारे काम उसने किए हैं। फिर उसने दोस्तों क्या किताब लिखी है, उसकी सेल से और उसकी रॉयल्टी से जो पैसा आएगा वो भी गवर्नमेंट को क्या है वो दोस्तों नहीं देना है, राइट। दिस रूल डज नॉट अप्लाई, राइट। आगे चलिए दोस्तों, तो आगे देखिए दोस्तों प्रोवाइडेड द बुक इज़ नॉट अ मेयर कंपाइलेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके अंदर बोल दिया दोस्तों जो किताब है वो क्या है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर वाली नहीं होनी चाहिए, उनका कंपाइलेशन नहीं होना चाहिए। बट दोस्तों क्या है बट रिवील्स ऑथर्स स्कॉलरली स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, बट दोस्तों क्या है जो इंडिविजुअल है उसकी दोस्तों क्या है स्कॉलरली, उसके स्कॉलरली का मतलब क्या है दोस्तों उसकी विद्वतापूर्ण, ठीक है, उसका दिमाग दोस्तों उससे क्या है झलक रहा होगा जिस सब्जेक्ट पे क्या है दोस्तों उसने किताब लिखी है मान लो, राइट। बट रिवील्स ऑथर्स स्कॉलरली स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी बुक्स वगैरह लिखते हो तो उस केस के अंदर क्या है ये नियम लागू नहीं होगा। दिस रिलैक्सेशन इज़ नॉट ऑटोमेटिक बट विल बी मेड अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन ईच केस, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों एक बात और ऐड कर दी कि ये भी जो रिलैक्सेशन है वो ऑटोमेटिक नहीं है, बट विल बी मेड अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन ईच केस, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑर्डर दोस्तों हर केस में आपको चाहिए अगर आप ऐसा काम करते हो तो। आगे चलिए दोस्तों, दिस रूल विल नॉट अप्लाई टू द इनकम डिराइव्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ऑफ ए पेटेंट फॉर एन इन्वेंशन टेकन आउट बाय हिम विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर भी बोल दिया कि 1/3 अमाउंट आपको गवर्नमेंट को नहीं देनी है अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि एक्सप्लॉइट करता है अपने पेटेंट को, ठीक है, फॉर एन इन्वेंशन टेकन आउट बाय हिम, कोई भी इन्वेंशन दोस्तों कर लिया आपने उस पर पेटेंट ले लिया, ठीक है, उससे दोस्तों आप जो पैसा कमाओगे वो भी क्या है इस चीज़ से एग्जम्प्टेड है, राइट, विद द परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बशर्ते दोस्तों क्या है आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन तो क्या हर जगह लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों जी नंबर में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एफ, ऊपर दोस्तों जो भी लिखा हुआ उसको ध्यान में रखते हुए व्हेन ए फी इज पेड फॉर वर्क डन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सच टाइम एज वुड अदरवाइज बी स्पेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है। दोस्तों जब भी कोई भी फीस किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है दोस्तों, उसने उस टाइम पे काम किया है, ठीक है, कि
वो टाइम जो क्या है वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्या है उसको यूज करा जा सकता था। ठीक है, मान लो दोस्तों आपका ऑफिशियल टाइम के अंदर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको फीस मिली है, तो वो दोस्तों द फीस शैल बी क्रेडिट टू द जनरल रेवेन्यू। तो वो सारी फीस जो क्या है दोस्तों गवर्नमेंट के खाते में जाएगी, जनरल रेवेन्यू के अंदर जाएगी, प्रोवाइडेड दैट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डायरेक्ट दैट द होल और एनी पार्ट ऑफ इट मे बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, फिर भी दोस्तों क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि इसका कुछ हिस्सा क्या इंडिविजुअल को दें या ना दें। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों ये जे नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कुछ डेटा दिया गया है और क्लियर कुछ बातें लिखी गई है। ठीक है, और दोस्तों सवाल जो क्या है मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक्सेप्शन वाले चीज़ों से ना पूछ के दोस्तों जर्नल जो आपको फैक्ट जो दिए होंगे उनसे सवाल पूछे जाएंगे। राइट, इस पैरा से दोस्तों क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो जे नंबर का पहला देखिए दोस्तों, द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बिलो विल बी व्यूड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर दिस रूल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है एक टेबल दी गई है। राइट, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों एक टेबल दी गई है जिसके अंदर क्या है विल बी व्यूड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। वो क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस रूल। ठीक है, तो इस रूल के अंदर दोस्तों जो भी एक्सरसाइजिंग पावर है फी ऑनोरेरियम वाली, ठीक है, तो वो सारी उनको एक्सेस करने के लिए उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन अपने को चाहिए, एक्सक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड इन डीएडी फॉर हुम द सीजेडी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब ये सवाल पूछ लेगा कि फी ऑनोरेरियम के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है, वो दोस्तों सीजेडी है डीएडी के लोगों के लिए। राइट, दीज अथॉरिटीज़ विल हैव द पावर्स टू ग्रांट ऑनोरेरियम अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹2500 टू गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर देयर कंट्रोल। दोस्तों जो भी अथॉरिटीज़ दी गई है टेबल के अंदर उनको क्या है पावर है किस चीज़ की, ऑनोरेरियम को ग्रांट करने के लिए कितनी अमाउंट तक, ₹2500 तक। ठीक है, किसको, द गवर्नमेंट सर्वेंट को जो उनके कंट्रोल के अंडर है, एंड टू ग्रांट टू देम परमिशन टू अंडरटेक वर्क फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। और दोस्तों क्या यही अथॉरिटी इनको परमिशन देगी कि हाँ अदर डिपार्टमेंट का आप काम ले लो, एंड एक्सेप्ट फॉर इट ऑनोरेरियम अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹2500। ठीक है, तो ₹2500 तक क्या है अगर ये कोई भी ऑनोरेरियम वगैरह लेते हैं तो इनकी पावर के अंदर आएगा, जो अथॉरिटी नीचे जो टेबल के अंदर दी गई है किताब के अंदर। ठीक है, केसेस इन विच द अमाउंट ऑफ ऑनोरेरियम एक्सीड्स 2500 विल बी रेफर टू द एमओडी। अगर दोस्तों ₹2500 से ज़्यादा ऑनोरेरियम की बात आती है, पेमेंट की बात आती है, तो वो केस दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चला जाएगा। ठीक है, एमओडी विल बी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन ऑनोरेरियम अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹500। ठीक है, और दोस्तों एमओडी क्या है, विल बी कॉम्पिटेंट है किस चीज़ के लिए, ऑनोरेरियम को सैंक्शन करने के लिए अप टू ए मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ₹5000। ठीक है, ₹5000 तक क्या है दोस्तों एमओडी सैंक्शन कर देगी। पहले दोस्तों बता दिया कि ₹2500 तक वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दी गई है वो करेगी, ₹2500 तक बढ़ेगी तो एमओडी के पास जाएगा, और एमओडी भी दोस्तों क्या है 2500 से 5000 तक कर सकती है। ठीक है, ऑनोरेरियम अमाउंट एक्सीड्स 5000 विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर दोस्तों 5000 से ऊपर केस जाता है तो वो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की उसके अंदर आपको अप्रूवल चाहिएगी। 2500, 5000 और 5000 से ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द एमओडी विल हाउएवर हैव फुल पावर्स टू ग्रांट परमिशन टू अंडरटेक वर्क फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स एंड टू एक्सेप्ट ऑनोरेरियम देयरफॉर इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ ऑनोरेरियम इन्वॉल्व्ड। ठीक है, पहले दोस्तों बोल दिया कि भैया 2500 ऊपर तो 2500 से 5000 तक तो क्या है दोस्तों एमओडी, और 5000 से ऊपर क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब दोस्तों बोल दिया कि एमओडी को क्या है और पावर है कि भाई फुल पावर है इनको ग्रांट करने की परमिशन कि कोई भी अदर डिपार्टमेंट से आप वर्क ले लो और एक्सेप्ट कर लो ऑनोरेरियम इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ ऑनोरेरियम इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो दोस्तों दोनों चीज़ आप याद रख लो कि ये क्लोज भी इसके अंदर है और ये 2500, 5000 और 5000 से ज़्यादा वाला क्लोज भी इसके अंदर है। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है दोस्तों कैसा पूछा जाएगा, उसके हिसाब से हमें आंसर उसका देना पड़ेगा। 2 नंबर देखिए दोस्तों, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज मेंशन्ड बिलो विल ऑल्सो हैव द पावर्स टू सैंक्शन द अंडरटेकिंग ऑफ वर्क फॉर प्राइवेट बॉडीज़। अब दोस्तों पिछला जो बताया था वो था अदर डिपार्टमेंट से। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट से कोई भी आप वर्क अंडरटेक करते हो, तो अब है दोस्तों अगर प्राइवेट बॉडी से कोई भी आप वर्क अंडरटेक करते हो एंड टू एक्सेप्ट फ़ी। ठीक है, तो उसके लिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है वो आपको सैंक्शन दे देगी, एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ द फी टू बी पेड डज नॉट एक्सीड ₹1000 इन ईच केस। अगर दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दी गई है उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है प्राइवेट बॉडी से भी फीस रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी अमाउंट क्या है ₹1000 से ज़्यादा नहीं बढ़ती है तो केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ फी एक्सीड 1000 विल रिक्वायर सैंक्शन ऑफ द एमओडी। अगर दोस्तों ₹1000 से प्राइवेट बॉडी के साथ अगर आप काम कर रहे हो वहाँ से फीस ले रहे हो, 1000 से ज़्यादा बढ़ती है तो क्या आपको एमओडी की सैंक्शन चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और पर्सनल कवर इसके अंदर टेबल के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, टेबल नंबर
पेज नंबर 223 पे आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और पर्सनल कवर इसके अंदर दिए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके अंदर दोस्तों क्या है, ऑल सर्विस पर्सनल सर्विंग इन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटरीट के अंदर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये सैंक्शन करेंगे। DGAF डायरेक्टर जनरल आर्मड फोर्स और मेडिकल सर्विस में दोस्तों, ऑल AMC पर्सनल वेयर एवर सर्विंग, ठीक है, मेडिकल कोर के जो भी पर्सनल सर्व कर रहे हैं उसके लिए क्या DGAFMS हो गया, राइट। इस प्रकार की दोस्तों बहुत सारी अथॉरिटीज़ के अंदर दी गई है, राइट। तो वो उनके लिए कॉम्पिटेंट है जो 1 नंबर और 2 नंबर पैरा मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों 2500 तक वो सैंक्शन देंगे। इसके बाद MOD मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसमें दोस्तों क्या है, वही 1000 तक ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर प्राइवेट बॉडी के साथ ये पैचअप करते हैं, काम करते हैं तो, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर नोट 1 भी दिया गया है। द साइंटिफिक एडवाइजर टू द MOD इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट परमिशन टू साइंटिस्ट अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर सेटिंग पेपर्स एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनरशिप, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया है, द साइंटिफिक एडवाइज़र टू MOD, ठीक है। तो साइंटिफिक एडवाइज़र टू MOD बोल दो, या दोस्तों साइंटिफिक एडवाइज़र टू रक्षा मंत्री, ठीक है। ये दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के अंदर अपनों ने देखी थी बात कि जो सचिव होता है दोस्तों, जो सेक्रेटरी है DDR&D का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का DDR&D का दोस्तों जो सचिव होगा, जो सेक्रेटरी होगा, वो क्या साइंटिफिक एडवाइज़र है रक्षा मंत्री को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। वो दोस्तों क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है परमिशन ग्रांट करने के लिए, किनको दोस्तों, साइंटिस्ट को, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है, फॉर सेटिंग पेपर्स एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनरशिप, राइट। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोस्तों साइंटिफिक एडवाइज़र है अगर कोई साइंटिस्ट उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो, राइट। रिवार्ड्स टू इंडिविजुअल्स फॉर इफेक्टिंग इकोनॉमीज इन फैक्ट्रीज, तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, फैक्ट्रीज़ के केस के अंदर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री DGOF जो है दोस्तों, में विद इन द एनुअल ग्रांट ऑफ ₹2000 प्लेस्ड एट डिस्पोजल, 2000 रुपये दोस्तों एनुअली जो ग्रांट इनको मिलती है जो इनके डिस्पोजल पे हैं, फॉर द पर्पज सैंक्शन रिवार्ड टू एम्प्लॉयज़ फॉर इफेक्टिंग इकोनॉमीज इन मैन्युफैक्चर इन ऑर्डिनेंस एंड क्लोथिंग फैक्ट्री, ठीक है। तो कोई भी दोस्तों इसके इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम करें, मोस्ट इकोनॉमी में काम करें, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के अंदर, तो ये 2000 रुपया जो क्या है वो उनको दे सकते हैं, राइट। तो ये हो दोस्तों पैरा नंबर 272 भी कंप्लीट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11, राइट। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर नंबर 12 जो है कंटीजेंट एंड मिसलेनियस चार्जेज, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।